नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इसके तहत हम 5 करंट अफेयर के टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं जो कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं। ये टॉपिक्स हमने न्यूज़पेपर से लिए होते हैं, ज़्यादातर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से हम इन टॉपिक्स को लेते हैं। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक डेली करंट अफेयर का वीडियो उपलब्ध कराया जाए जिसका सोर्स जो है इंग्लिश के न्यूज़पेपर रखे जाए ताकि एक अच्छी क्वालिटी का करंट अफेयर उनको डेली बेसिस पर हिंदी में मिल जाए। ये हमारा प्रयास है इन वीडियो के माध्यम से। इन वीडियो में जो भी कंटेंट मैं आपको पढ़ाती हूँ उसको हमने वेबसाइट पर भी अपलोड करना शुरू कर दिया है। आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर जाकर इस कंटेंट को वहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। आप लोगों की क्वेरी आई थी कि मैम वेबसाइट पर कोई सेव या प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं है, तो मेरी टीम से बात हुई थी, बहुत जल्द ही उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाएंगे और आपको जो है कंटेंट को सेव करने का या प्रिंट करने का ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगी, जो कंटेंट होता है वो सिर्फ उतना ही होता है जितना मेरी पीपीटी में रहता है। बाकी मैं जो भी आपको समझाती हूँ वो मैं पीपीटी में नहीं देती हूँ, क्योंकि वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो कंटेंट आपको तभी समझ में आएगा जब पहले आप वीडियो देख लेंगे, और ऐसा आप करके भी देख सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। तो वीडियोज़ को पहले देखिए, उसके बाद रिवीजन के पर्पज़ से या फिर नोट्स बनाने के पर्पज़ से आप वेबसाइट पर जाकर कंटेंट को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत कौन से 5 टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। पहला है लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, जिसको LHC भी कहते हैं। ये एक मशीन है। अब से कुछ साल पहले गॉड पार्टिकल की खोज हो गई है, इस बात की घोषणा की गई थी, जिसको हिग्स बोसोन कण भी कहते हैं। तो वो जो खोज हुई थी वो इसी मशीन के द्वारा हुई थी। और अब ये जो मशीन जो है अपने 4th राउंड के लिए अगेन तैयार हो गई है, यानी कि इसको ऑफ कर दिया गया था, इसकी कुछ मेंटेनेंस की गई थी, कुछ अपग्रेडेशन किया गया था। अब इसका 4th राउंड फिर से स्टार्ट हो रहा है। हम देखेंगे कि क्या क्या खोज जो है इस मशीन के माध्यम से वैज्ञानिकों के द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इससे संबंधित कुछ पिक्चर्स हैं, उनको भी हम देखेंगे। देन आपका स्पेस सस्टेनेबिलिटी, स्पेस क्राउडिंग, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था स्पेस सस्टेनेबिलिटी यानी कि अंतरिक्ष संधारणीयता को लेकर। इस आर्टिकल के तहत अंतरिक्ष संधारणीयता क्या होती है, स्पेस क्राउडिंग, अंतरिक्ष में जो भीड़ बढ़ रही है वो क्या होता है, केसलर सिद्धांत क्या होता है, भारत के लेवल पर इन चीज़ों को टैकल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशन इससे संबंधित है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI। ये देखिए, पहले भी प्रश्न इससे UPSC के द्वारा पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है, आगे के लिए भी इसको पढ़ना ज़रूरी है। फिर वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, मानसून का सीजन आ चुका है और हम सबको पता है कि जो भारत है अपना अधिकांश जल वर्षा के रूप में इन्हीं चंद महीनों में प्राप्त करता है। इसमें से मैक्सिमम पानी जो है सतही जल के रूप में समुद्र में प्रवाहित हो जाता है। अगर हम इसको स्टोर करके रख लें तो अपनी जल की जो कमी हमें मानसून के बाद वाले सीज़न में फेस करनी पड़ती है, उसका हम देखिए उपाय कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, किस किस माध्यम के द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है, एक अच्छी पिक्चर, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। देन 5th रामागुडम फ्लोटिंग सोलर प्लांट। देखिए, जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट हैं ये लगातार न्यूज़ में बने हुए हैं। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है रामागुडम में खोला गया है, इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो आइए पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, LHC यानी कि लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल दिया हुआ है। तो देखिए, गॉड पार्टिकल यानी कि हिग्स बोसोन की खोज जो कि 10 साल पहले हुई थी, उसके बाद दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन को, जो कि क्या है, पार्टिकल कोलाइडर है, 5 जुलाई से चौथे दौर के लिए फिर से शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर आपने फोकस करना है पार्टिकल कोलाइडर। पार्टिकल्स क्या होते हैं, कण आपके एक तरीके से होते हैं, आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, कण हैं। कोलाइडर मतलब टक्कर, यानी कि जो आपके कण हैं उनकी आपस में टक्कर कराने वाली बेसिकली एक मशीन है, ऐसा मोटे तौर पर समझ सकते हैं। आइए बाकी डिटेल्स देखते हैं। जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है, एक विशाल, बहुत बड़ी और एक जटिल मशीन है जो उन कणों का अध्ययन करने के लिए बनाई गई है जो सभी चीज़ों में सबसे छोटे ज्ञात बिल्डिंग ब्लॉक है।
ये पूरी की पूरी दुनिया किसी तो ऐसे बेसिक कण से मिलकर बनी होगी जो हर एक चीज़ का फाउंडेशन होगा। जैसे जब हमने शुरुआत में खोज की तो हमें पता चला हर एक चीज़ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन से हर एक चीज़ बनी हुई है। फिर हमने और खोज की तो हमें इलेक्ट्रॉन से भी बारीक कणों का, या आप कह सकते हैं छोटे कणों का पता चला। अब हम एक उस कण की खोज कर रहे हैं जो जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर सबसे छोटा है और ज्ञात है, उसके बारे में पता करना चाह रहे हैं। दूसरा, इस विश्व का निर्माण कैसे हुआ और बाद में किन कणों की वजह से, किस एक चीज़ की वजह से ये पूरा विश्व बना है, उसके बारे में पता करने के लिए बिग बैंग जो एक घटना हम मानते हैं कि भाई पृथ्वी का जो उत्पन्न हुई है, बाकी जो हमारा पूरा का पूरा ये सौरमंडल बना है ये बिग बैंग की घटना से बना है। तो उस घटना के जैसी परिस्थितियों को रिक्रिएट हम करना चाहते हैं और फिर उन परिस्थितियों को रिक्रिएट करके परीक्षणों के माध्यम से हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि कौन से वो फंडामेंटल कण थे। थोड़ा मुश्किल हो गया होगा क्योंकि मैंने बिना फुल स्टॉप की एक लंबी कहानी आपको बता दी है, बट जैसे जैसे आप इस पूरे आर्टिकल को समझेंगे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, LHC क्या है? गोलाकार सुरंग है। बेसिकली एक गोलाकार सुरंग के रूप में इसको बनाया गया है। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ऊपर आप कह सकते हैं हमारा जो सतह है पृथ्वी की वो है, इससे करीब 328 फीट नीचे यानी कि 100 मीटर की गहराई पर इसको बनाया गया है। देखिए, पूरा का पूरा एक सर्किल के रूप में ये मशीन है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है ये आपका सर्न लेबोरेटरी है, ठीक है। बाकी सर्न लेबोरेटरी वगैरह क्या है मैं आपको बता दूंगी। अभी आप ध्यान रखिए, एक गोलाकार ये मशीन है, सुरंग की तरह एक पाइप के रूप में इसको बनाया गया है, पृथ्वी से 100 मीटर ये नीचे है, राइट। इसके अलावा और क्या है? तो देखिए, ये बताया गया है कि जिसमें 2 प्रोटॉन क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में देखिए धनात्मक आवेशित कण होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ये बेसिक कण माने जाते हैं जो किसी भी पदार्थ में मिलते हैं आपको। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव होता है। यहाँ पर हम धनात्मक आवेश वाले कण यानी कि प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, इनकी बीम टकराई जाती है, ठीक है। इस मशीन में क्या काम होता है? देखिए, सुरंग की शेप में है, मतलब प्रोटॉन की 2 बीम छोड़ी जाती है अपोजिट डायरेक्शन में और फिर उनकी आपस में क्या टक्कर कराई जाती है। बीम का मतलब आप समझते हैं ना, एक पूरी की पूरी श्रृंखला, एक पूरी की पूरी लेयर। इसको भी मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि ये 2 एक बीम आ रही है, राइट, और फिर इनकी आपस में यहाँ पे क्या है, टक्कर हो रही है। तो यही जो है मशीन प्रोटॉन के कणों की बीम की टक्कर कराएगी। इस टक्कर के माध्यम से उनको कुछ नई चीज़ें जो है पता चलेगी और उन नई चीज़ों के माध्यम से वो कुछ बहुत सारे जो है आविष्कार या बहुत सारी खोजों के बारे में पता करने की संभावना लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो क्या है, विपरीत दिशाओं में इनकी टक्कर कराई जाएगी। उच्च ऊर्जा वाली बीम की ये टक्कर भौतिकविदों को भौतिक दुनिया की चरम सीमाओं का अध्ययन करने की अनुमति देगी और इस प्रतिक्रिया द्वारा या इस प्रोसेस के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा हम उन घटनाओं की खोज कर पाएंगे जिनको पहले कभी नहीं देखा गया है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि देखिए, LHC स्टैब्लिश कहाँ पे है? तो एक कण तवरक परिसर है, यानी कि आप कह सकते हैं जगह है जिसका नाम है कण तवरक परिसर। वो जो परिसर है वो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि CERN के तहत आता है और CERN के अंडर में ही जो है LHC आता है, जो इस कण तवरक परिसर के अंदर स्थापित है। आप मान के चलिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है LHC। वो जो बिल्डिंग है LHC, वहीं पर ये मशीन स्थापित है और उसकी जो देखरेख करने की पूरी जिम्मेदारी है वो किसके पास है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि CERN के पास है, ठीक बात है, ये ध्यान रखिएगा। अगर संरचनात्मक रूप से बात की जाए तो 27 किलोमीटर लंबा ट्रैक लूप है, मैंने आपको दिखाया ना उसका फोटो, ठीक है, जो स्विस फ्रेंच सीमा पर 100 मीटर नीचे भूमिगत है, जिसको हम एक पिक्चर के माध्यम से देख चुके हैं। जब परिचालन की अवस्था में ये रहता है, जब इसमें काम होना शुरू हो जाता है, तो ये सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की एक रिंग जो है उसके अंदर विपरीत दिशाओं में प्रकाश की गति से आने वाले 2 प्रोटॉन को फायर करता है। यानी कि देखिए,
प्रोटॉन बहुत ही सूक्ष्म है। जब हमें दो प्रोटॉन की टक्कर करानी है तो इसका मतलब ये है कि 10 किलोमीटर की दूरी से शूट किए गए दो सुइयों को हमने आपस में टकराना है। अब वो वाली सुई जिससे कपड़े सिलने का हम काम करते हैं, ऐसी दो सुइयां जब 10 किलोमीटर के डिस्टेंस से छोड़ी जाएंगी तो उनकी आपस में टक्कर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम होगी। तो मतलब हमें उस टक्कर को कराने के लिए उनको जो शूट करना होगा वो बहुत ही प्रिसीजन के साथ करना होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोटॉन्स की पूरी बीम क्रिएट करते हैं, उस बीम को बहुत नैरो, बहुत टाइट रखते हैं और इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को ऐसा बनाने के लिए हम सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड जनरेट करती है जो प्रोटॉन के कणों की बीम को एकदम टाइट करके रखती है ताकि वो सेम दिशा में प्रवाहित हो और आपस में उनकी टक्कर हो जाए। ठीक बात है। सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स द्वारा बनाया गया जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो प्रोटॉन को एक तंग बीम में रखता है, उन्हें रास्ते में मार्गदर्शन करता है और ये बीम पाइप के माध्यम से यात्रा करते हैं और अंत में टकराते हैं। वही बात कह रहा है जो मैंने आपको अभी समझाया। अब देखिए, LHC के शक्तिशाली विद्युत चुंबकों में अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसे ठंडा रखा जाना आवश्यक है। भाई आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, उसके बाद प्रोटॉन की पूरी एक बीम चलाई, आपस में टक्कर करवाई, तो इसका मतलब इस मशीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, कई इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जितना टेम्परेचर इसका रहता है, जिसके लिए इसको ठंडा किया जाना आवश्यक है। इसको ठंडा करने के लिए तरल हीलियम प्रणाली का यूज़ जो है होता है। इसीलिए इस मशीन को स्टार्ट करना यानी कि उसको उस हाई टेम्परेचर तक लेकर जाना जहाँ पर ये सारा काम पॉसिबल होगा, और इस मशीन को बंद करना यानी कि वापस ठंडा करना, दोनों ही बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस तरह की अंदर देखिए एक सुरंग है, ये एक पिक्चर के आप के जरिए समझते कि दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ मैकेनिज्म, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन, राइट। तो जस्ट अ पिक्चर। फिर देखिए LHC ये जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं उनको 0 से 273.3 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखा जाता है, यानी कि -271 डिग्री सेल्सियस का कुछ तापमान इस पर रहता है। और इसको अल्ट्रा कोल्ड रखने के लिए तरल हीलियम की वितरण प्रणाली का यूज़ होता है, और जो इंटरस्टेलर स्पेस होता है उसकी तुलना में भी ये ठंडा है। ठीक है, इनके बहुत ज़्यादा ठंडा है। फिर नए परीक्षणों का जो प्रयोग होगा, भाई हम ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मुश्किल मशीन बना रहे हैं, इतना हमने इसमें पैसा लगाया है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा। मैंने आपको बताया ना कि बिग बैंग की जब घटना हुई, जो कि आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं, उस घटना के सेकेंडवे हिस्से का भी बहुत छोटे वाले भाग के टाइम पर जो परिस्थितियाँ थी, जो कंडीशंस थी, उनका हम पुनर्निर्माण एक तरीके से करना चाह रहे हैं। तो उस टाइम पर जो कुछ भी परिवर्तन हुए थे, जो कुछ भी बना था, जिस तरह के कण बने थे, वो सब हमें पता चल जाएगा, और जिसकी वजह से हमें डार्क मैटर का, ब्रह्मांड को बनाने वाला एक अदृश्य पदार्थ, उसका मल्टीवर्स की अवधारणा को समझने का, ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। यानी कि इन सारी चीज़ों के बारे में हम इन परीक्षणों के द्वारा पता लगा सकते हैं। इज़न्ट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मल्टीवर्स की कोई कॉन्सेप्ट कल को अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर में आ जाए कि मल्टीवर्स जो है ढूंढ लिया गया है, और फिर मैं आपको करंट अफेयर में पढ़ाऊँ तो कितना एक्साइटिंग हो जाएगा। अच्छा, मल्टीवर्स से मुझे याद आया कि अगर आप मल्टीवर्स के बारे में इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ जानना चाहते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी जो है वो आप देख सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ मूवी, या फिर उनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो यूट्यूब पर भी आप उसको जो है क्लिप्स वगैरह जो है थोड़े थोड़े जो दिए रहते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 10 साल पहले 2012 में CERN के जो वैज्ञानिक थे, इनके CERN जो इस LHC को चला रहे हैं, उन्होंने जब LHC का पहला रन किया गया था, अभी चौथा रन होगा, तो पहले रन के दौरान ही गॉड पार्टिकल की खोज करने की घोषणा जो है की थी। ठीक है, ये वाला पिक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इस पर आ जाइए। इस खोज ने जो बलवाहक उप परमाणु कण होते हैं उनके लिए दशकों से चली आ रही खोज को समाप्त कर दिया था, हिग्स तंत्र के अस्तित्व को समाप्त कर दिया
किया गया था। हिग्स तंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसको 60 के दशक के मध्य में सामने लाया गया था। देखिए इसका मतलब समझिए, बलवाहक यानी कि फोर्स को कैरी करने वाले वो कौन से उपकरण हैं भाई, ऐसा कौन सा वो उपकरण है जो बेसिकली मास को कैरी करके रखता है, ठीक है, इसकी खोज चल रही थी। तो हमें पता चला हिग्स बोसोन नाम का कण होता है जो हर चीज़ के अंदर पाया जाता है। उस कण की जो खोज हुई थी वो LHC के द्वारा हुई थी, जिसके माध्यम से जो हमारा हिग्स तंत्र का अस्तित्व है ये बात साबित हो गई थी। ये जो हिग्स तंत्र का अस्तित्व साबित हुआ है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी, क्योंकि हिग्स बोसोन का जो नाम रखा गया है, हिग्स एक विदेशी साइंटिस्ट है और बोसोन जो रखा गया बॉस वो हमारे खुद के जो यहाँ के साइंटिस्ट है उनके नाम पर है। मैंने क्वेश्चन में स्टेटमेंट रखी है, उस टाइम पर मैं आपको ये समझाऊंगी, ठीक है। बात करें भारत का इसमें क्या योगदान है, तो भारत एक प्रमुख भागीदार है। ना केवल सुविधाओं के उन्नयन पर काम किया है भारत ने, बल्कि जो विशाल डेटा इन परीक्षणों के माध्यम से जनरेट हो रहा है, जिस पर सोचने की, उसको संसाधित करने की आवश्यकता है, उसके लिए भारत कंप्यूटिंग सेवाएं भी दे रहा है। बेसिकली 2 भारत के कंप्यूटर सेंटर है जो यहाँ से मिले हुए डाटा को आप कह सकते हैं मंथन करने के लिए, उसको संसाधित करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये LHC के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पूरी की पूरी समझ ली। अब यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल की खोज की घोषणा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के पहले रन के दौरान की गई थी। तो ये तो पढ़ लिया है हमने, तो ये स्टेटमेंट क्या हमारा ठीक हो जाएगा। फिर कह रहा है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के महत्वपूर्ण घटकों को 0 से 273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अल्ट्रा कोल्ड रखने के लिए तरल हीलियम वितरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ये भी बिल्कुल बात ठीक है। अब इसको ये ध्यान रखना है, पेपर में इसको तरल नाइट्रोजन भी कर सकता है, क्योंकि कई बार उसका भी यूज़ ठंडा रखने के लिए किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे तरल हीलियम आएगा, ठीक है। तो कई बार इसी तरह स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर दिया जाता है पेपर में, तो ये ठीक है। फिर कह रहा है जो गॉड पार्टिकल है जिसको हिग्स बोसोन भी कहते हैं, उसका नाम 2 साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। मैंने आपको भी बताया ना, एक विदेशी थे, एक भारत के थे। कौन कौन थे? जो पीटर हिग्स थे वो बाहर के थे, और भारत के जो थे वो सत्येंद्रनाथ बोस थे। दरअसल सत्येंद्रनाथ बोस ने बहुत पहले ही इस तरह के कणों के अस्तित्व के बारे में घोषणा की थी। बाद में जो पीटर हिग्स हैं इन्होंने उनकी बाकायदा खोज के लिए काफ़ी काम किया था। तो जब गॉड पार्टिकल की घोषणा हुई तो उसका जो नाम रखा गया वो इन दोनों साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया, राइट है, इनके नाम से लिया गया है। और ये स्टेटमेंट ठीक है और ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो 1 2 3 दोनों ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। क्या है? स्पेस सस्टेनेबिलिटी, स्पेस क्राउडिंग। एक आर्टिकल आया था द नीड फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए 23 जून को यूनाइटेड किंगडम ने सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन के सहयोग से लंदन में स्पेस सस्टेनेबिलिटी के 4थे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस मेजबानी के दौरान जो यूके के विज्ञान मंत्री थे जॉर्ज फ्रीमैन, उन्होंने एक नई योजना की घोषणा की जिसका नाम था अंतरिक्ष स्थिरता के लिए योजना। यूनाइटेड किंगडम इस योजना के जरिए जो अंतरिक्ष के अंदर मलबा है उसको हटाने का और जो ऑर्बिट है उसके अंदर सर्विसिंग प्रदान करने का प्रस्ताव करती है। ये जस्ट एक कंटेक्स्ट है कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मतलब यूनाइटेड किंगडम की तरफ से एक स्कीम पेश की गई है जो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष के अंदर जो कचरा है, जो मलबा है, उसको हटाने की बात करती है। तो मतलब हमें जो स्पेस क्राउडिंग है ये कम से कम पता हो, स्पेस डेब्रिस, स्पेस का जो कचरा हो इसके बारे में पता हो। आइए तो स्पेस क्राउडिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको समझते हैं। देखिए पहली बार 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था। इसके लॉन्च होने के बाद से अंतरिक्ष में हजारों उपग्रह भेजे जा चुके हैं, बहुत सारी अंतरिक्ष वस्तुएं भेजी जा चुकी हैं, बहुत सारे रॉकेट लॉन्च किए जा चुके हैं। इसका मतलब तब से जहां इन सारे परीक्षणों ने, इन सारे लॉन्चिंग आप कह सकते हैं चीज़ों ने मानवता के लिए बहुत लाभ के काम भी किए हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अंतरिक्ष में भीड़ को भी बढ़ाया है। और जो उपग्रह, जो रॉकेट्स, जो सैटेलाइट्स काम के नहीं रहे
वो तो स्पेस में ही रह जाते हैं, उनको कोई नीचे तो लेके नहीं आता, तो वो कचरे के रूप में, मलबे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। समय के साथ साथ कई बार वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कोई उल्कापिंड उनसे टकरा जाता है। स्पेस में तो बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है, तो बहुत सारे कणों में जो है टूट कर बिखर जाते हैं। अब एक छोटा सा कण भी अगर किसी एक्टिव स्पेस आपकी जो सैटेलाइट वगैरह है उससे टकरा गया तो उसमें भी विस्फोट हो सकता है। तो मतलब अंतरिक्ष में एक तो भीड़ बढ़ गई है, उस भीड़ की वजह से अंतरिक्ष में कचरा बढ़ गया है, उस कचरे की वजह से जो काम करने वाली सैटेलाइट्स वगैरह हैं उन्हीं की सेफ्टी के लिए चुनौतियां पैदा हो गई हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर जो ऑर्बिट है उसमें क्या है, क्राउडिंग उत्पन्न हो गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग का जो वैश्विक अंतरिक्ष निगरानी नेटवर्क यानी कि SNN है, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने ये बताया कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष मलबे के 27,000 से भी ज़्यादा टुकड़े हैं। इतना ज़्यादा डेब्रिस, इतना ज़्यादा मलबा इकट्ठा हो चुका है। इसके अलावा हज़ारों अन्य मलबा ऐसा है जो SSN के सेंसर द्वारा कैच नहीं किया जा चुका, लेकिन वो उपग्रहों के लिए और साथ में जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसकी सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त है। 27,000 तो ऐसे हैं जिनको हमने सेंसर के द्वारा कैच कर लिया, इसके अलावा और भी है, ठीक है, जिससे हमें परेशानी हो सकती है। देखिए हमारी पृथ्वी कभी ऐसे दिखती थी जिसमें 1-2 सैटेलाइट जो है इस तरीके से छोड़े गए थे, धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ऐसे दिखने लगी, फिर ये इस हालत में पहुंच गई है और ये हालत के लगभग हमारी पृथ्वी जा चुकी है। इस तरीके से स्पेस के अंदर भीड़ और कचरा बढ़ चुका है। तो अपने आप में एक चिंताजनक की बात है कि मानव ने ना केवल पृथ्वी को खराब कर दिया है बल्कि स्पेस भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, अब क्या ये एक वास्तविक खतरा है? भाई मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत दिक्कत वाली बात है। तो क्या है? तो देखिए ये जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है उसमें जो भविष्य के नए मिशन हम लॉन्च करेंगे उनको हानि पहुंच सकती है। कोई भी कचरा अगर टकरा जाएगा या फिर भीड़ की वजह से आपस में कोई टक्कर हो जाएगी तो वहाँ पर जो है वो खराब हो जाएगा। इसके अलावा स्पेस क्राउडिंग वैश्विक संघर्ष के लिए फ्लैश पॉइंट बनने का भी जोखिम पैदा करती है। मान लीजिए कल को भारत की सैटेलाइट की वजह से अमेरिका की सैटेलाइट को हानि हो गई, चीन की वजह से भारत को हानि हो गई, तो आपस में वैश्विक झगड़ों का ये कारण बन सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, है ना? तो विश्व में झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। पिछले साल अक्टूबर में एक अमेरिकी लॉन्च स्टार्टअप है जिसका नाम है रॉकेट लैब, उन्होंने ये कहा कि भैया जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे वस्तुओं की भारी संख्या की वजह से नए उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए रॉकेट को एक स्पष्ट रास्ता खोजना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, कोई इतना हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें से कि एलॉन मस्क भी हैं। लेकिन देखिए ज़्यादातर जो सैटेलाइट्स है, ज़्यादातर जो परीक्षणों के लिए चीज़ें भेजी जाती हैं अंतरिक्ष में वो LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में भेजी जाती है, जो कि कम स्पेस है। वहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ रही है और आने वाले टाइम में भी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर लॉन्च किया जाएगा तो वहाँ पर स्पेस क्राउडिंग की समस्या रियल है। ये कहने से बात नहीं बनेगी कि स्पेस में तो बहुत जगह है ना? थोड़ा सा रियलिटी चेक हमें करना पड़ेगा। तो अब देखिए जब हम अंतरिक्ष में कचरे की बात करते हैं तो एक सिद्धांत है जिसको केस्लर सिंड्रोम कहते हैं, ये हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। देखिए 1978 में नासा के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोनाल्ड केस्लर। उन्होंने प्रतिक्रियाओं की एक संभावित श्रृंखला, बल्कि भयावह श्रृंखला के लिए चेतावनी दी थी जो अंतरिक्ष को एक अतिरिक्त क्षेत्रीय मलबे के समूह में बदल सकती है। प्रतिक्रिया, एक भयावह श्रृंखला, इन कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए। मैंने आपको अभी बताया बहुत सारे सैटेलाइट्स वहाँ पर जा चुके हैं, उसमें से कुछ टूटकर कई टुकड़ों में बिखर चुके हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा 27,000 से ज़्यादा टुकड़े हैं। जब कोई एक टुकड़ा किसी एक सैटेलाइट को तोड़ देगा तो अगेन उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, वो बहुत सारे टूटे हुए टुकड़े अन्य बहुत सारी सैटेलाइट्स को तोड़ेंगे, फिर वो बहुत सारी सैटेलाइट्स के टुकड़े बाकी सबको तोड़ेंगे। तो इस तरह एक भयावह श्रृंखला स्टार्ट हो सकती है
जिसकी वजह से इतने टुकड़े हो जाएंगे, इतना अफलातून मच जाएगा कि अंतरिक्ष भी कचरे के ढेर के रूप में बदल सकता है। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर में आपको एक टक्कर का थोड़ा सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। जो केस्लर सिंड्रोम है वो ये मानता है कि एक दिन पृथ्वी के चारों ओर का स्थान सक्रिय वस्तुओं और पिछले अंतरिक्ष मिशन के अवशेषों से इतना भर जाएगा कि मानव जाति के लिए नए उपग्रहों को लॉन्च करना यदि असंभव नहीं तो बेहद कठिन हो जाएगा। भाई नए मिशन आप लॉन्च कर ही नहीं पाएंगे, या फिर या तो असंभव हो जाएगा या बहुत मुश्किल तो हो ही जाएगा। ठीक बात है, ये है आपका केस्लर सिंड्रोम। अब अगर अंतरिक्ष में हालात इतने बुरे हैं तो भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, भारत में इन स्पेस यानी कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र है, इसके आने के साथ ही निजी क्षेत्र की भूमिका स्पेस में बढ़ गई है। जैसे कुछ स्टार्टअप के नाम मैं आपको बताऊंगी, उन स्टार्टअप के द्वारा आप ये जान पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे और भी स्टार्टअप्स हैं जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे एक नया स्टार्टअप है अग्निकुल और दूसरा है स्काई रूट, ये छोटे पेलोड लॉन्च वाहन जो है विकसित कर रहे हैं। तीसरा है ध्रुव स्पेस जो कि उपग्रहों के लिए हाईटेक सौर पैनलों पर काम कर रहा है। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यानी कि जहां पहले सिर्फ गवर्नमेंट ही अंतरिक्ष में काम कर रही थी, अब क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप वगैरह, बहुत सारी कंपनीज जैसे एलॉन मस्क की स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स की तादाद बढ़ रही है, कंपनीज की तादाद बढ़ रही है, तो अंतरिक्ष में इस तरह की भीड़ की और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो भारत क्या कर रहा है, भारत में जो इसरो है वो अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए कि कोई मलबा हमारी एक्टिव सैटेलाइट से ना टकरा जाए, इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए प्रोजेक्ट नेत्रा शुरू किया हुआ है। इसके अलावा अप्रैल 2022 में भारत और अमेरिका का जो 2+2 संवाद हुआ था, उसमें भी अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी के लिए एक नए समझौते पर साइन जो है किए गए थे। और क्या किया गया है, इन ऑर्बिटिंग सर्विसिंग प्रदान करने के लिए इसरो एक स्पेस डेक्स नामक एक डॉकिंग प्रयोग विकसित कर रहा है। ये दरअसल उपग्रह की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्पेस में ईंधन भी भर देगा, कोई और अन्य ऑर्बिट सेवा उसको अगर देनी होगी तो वो भी दे देगा, तो स्पेस डेक्स का नाम धन रखेगा। ये तो हुई इंडिया के लेवल पर बात। अब इंटरनेशनल लेवल पर क्या कोई ऐसी संधि है, क्या कोई ऐसे नियम है जो स्पेस को रेगुलेट करते हैं? तो बिल्कुल है। तो देखिए, भारी स्थान को एक जो भारी आपका स्पेस है उसको एक प्राकृतिक संसाधन माना जाता है जो कि सबके लिए साझा है, स्पेस पर किसी एक का हक नहीं है। इसके रेगुलेशन के लिए 2019 में बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति, जिसको COPUOS भी कहते हैं, उन्होंने भारी अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 21 स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी दिशा निर्देशों का एक सेट अपनाया है, जिसको बाकी कंट्रीज भी अपनी इच्छा के अनुसार अपना सकती हैं। तो भारत के लेवल पर क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या कुछ हो रहा है, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब इस पर एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे भी जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये पूछा गया है, अभी चर्चा में रहा केस्लर सिंड्रोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, चारों ही ऑप्शन आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके स्पेस से या फिर आप कह लीजिए अंतरिक्ष से संबंधित है। इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर एलिमिनेशन ट्रिक लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चारों स्पेस से रिलेटेड है। जब तक आपको याद नहीं होगा कि केस्लर सिंड्रोम आपने किस कंटेक्स्ट में पढ़ा था, मुश्किल हो जाएगा। तो अंतरिक्ष कचरा, ब्लैक होल्स, व्हाइट ड्वार्फ स्टार या ओजोन छिद्र, जल्दी बताइए, आपने तो पढ़ लिया है। बिल्कुल ठीक बात, अंतरिक्ष कचरा, अंतरिक्ष मलबा, ये इससे संबंधित है। तो ए जो है इसका आंसर राइट हो जाएगा। राइट, ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, IS के बारे में समझते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि भारत ने इस साल मई में ही लगभग 10,41,520 करोड़ के लेन देन को संसाधित किया है। ठीक है, भारत में भी सभी खुदरा डिजिटल भुगतान, गैर नकद या गैर पेपर भुगतान का 40% से अधिक अब UPI के माध्यम से हो रहा है। यानी कि हमारे यहाँ जो हम एक तरीके से भुगतान
भुगतान करते हैं चीज़ों का, उसमें जो यूपीआई है, ठीक है, इस यूपीआई का धीरे धीरे वॉल्यूम, इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी जो है बढ़ रही है, ठीक है, और इस वजह से ये जो है न्यूज़ में है। तो ये तो एक डाटा हुआ, ये हमें याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें जो है यूपीआई के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देखिए 2016 में जो एनपीसीआई है, उन्होंने 21 सदस्यीय बैंकों के साथ इसको लॉन्च किया था और ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई के द्वारा ही संचालित है। ये तत्काल भुगतान सेवा यानी कि आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो कि कैशलेस भुगतान को तेज और आसान बनाने के लिए 24 घंटे धन का हस्तांतरण करने वाली सेवा है, उसका एक उन्नत संस्करण है। यानी कि हमारे पास आईएमपीएस नाम का एक जो है सिस्टम पहले से ही था, एक प्रणाली थी, लेकिन इसी का एक अपडेटेड वर्जन, एक बेहतर चीज़ जो हमने बनाई वो कहीं ना कहीं यूपीआई है, जो कैशलेस पेमेंट को आप कह सकते हैं बढ़ावा देती है, कैशलेस पेमेंट को सक्षम बनाती है, ठीक है। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को, अलग अलग बैंक के अलग अलग खाते हो सकते हैं। अब आपको एसबीआई के लिए एसबीआई की ऐप, आईसीआईसी के लिए उनकी ऐप है ना, उन सारी ऐप को अलग अलग डाउनलोड ना करके आप अलग अलग बैंक अकाउंट्स को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कई बैंकिंग सुविधा और निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति जो है प्रदान करता है। बहुत बेसिक सी बात है, ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। यूपीआई के द्वारा आप एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत सारे बैंकों को एक ही जगह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक अगर आपकी यूपीआई आईडी आपके पास है तो उस सिर्फ आईडी के माध्यम से अब आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, सारी के सारी सिर्फ उस यूपीआई आईडी के माध्यम से आप जो है पैसे का लेन देन कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा आसान बनाता है। वर्तमान में देखिए जो हमारा एनपीसीआई है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है, वो बहुत सारी चीज़ों को चला रहा है, जैसे नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नाच है, तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एईपीएस है, भारत बिल भुगतान प्रणाली बीबीपीएस और रुपए आदि है। लेकिन इनमें सारी प्रणालियों में सबसे बड़ा यूपीआई है। आप खुद भी डेली यूपीआई को यूज़ कर ही रहे होंगे, है ना। आजकल के जो टॉप ऐप्स हैं जैसे कि फ़ोन पे हुआ, पेटीएम हुआ, गूगल पे हुआ, अमेजन पे हुआ, भीम ऐप हुआ, इन सब में जो है यूपीआई का यूज़ होता है। अब देखिए यूपीआई जो है, जो ये पैसे का ट्रांसफ़र करता है, ये 3 चरणों के माध्यम से करता है, ठीक है। तो इस पर प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी एप्लीकेशन जिसका आप डे टू डे लाइफ में इतना यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरीके से काम करती है, ये एक बेसिक क्यूरियोसिटी आपके मन में आनी चाहिए। आपको उसका तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि यू डोंट नो कब यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछ ले। तो याद रखिएगा 3 चरणों के माध्यम से 3 स्टेप में ये बेसिकली काम करता है। देखिए ये जो लेन देन है ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के भुगतान से अलग है, क्योंकि यूपीआई पर कोई भी एमडीआर यानी कि जो आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है वो नहीं लगता। जैसे जो भारत सरकार का रुपए कार्ड है उस पर भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगता है, ठीक है। तो जो आपका यूपीआई है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अलग हो जाता है, क्योंकि जब यूपीआई के माध्यम से आप कोई भुगतान करते हैं तो इस पर एमडीआर आपको नहीं देना पड़ता है। एमडीआर क्या है? तो एमडीआर देखिए एक शुल्क है जो प्राप्तकर्ता बैंक व्यापारी से एकत्रित करता है। भाई बैंक जो है एक व्यापारी को सर्विस दे रहा है कि आप जो है कैशलेस पेमेंट ले सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन ले लीजिए, इसके माध्यम से आप जो है कार्ड के थ्रू जो है पैसा अपना कटवा के सामान बेच सकते हैं। तो बैंक की सर्विस की वजह से कुछ एक आप कह सकते हैं शुल्क के रूप में व्यापारी से कुछ वसूलता है, लेकिन यूपीआई पर ये नहीं लगता। ठीक बात है, इतना आप समझ गए। अब हम बार बार एनपीसीआई की बात कर रहे हैं क्योंकि उसी के द्वारा यूपीआई संचालित होता है, तो हमें एनपीसीआई के बारे में भी पता हो। देखिए भारत में खुदरा भुगतान और निपटान की प्रणाली के संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है, यानी कि हमारे यहाँ जितना भी रिटेल पेमेंट हो रहा है वो चाहे अलग अलग सिस्टम के माध्यम से हो रहा हो, उन सब के ऊपर एक बॉडी है जो कि हमारी एनपीसीआई है, इसलिए इसको अम्ब्रेला संगठन कहा गया है। इसको भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक
एसोसिएशन द्वारा एक एक्ट के तहत शुरू किया गया है, जिस एक्ट का नाम है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। ठीक है, ये जो है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी है। देखिए, जो कंपनी अधिनियम पुराने वाला था तो उसकी धारा 25 यूज होती थी, 1956 वाला, लेकिन अब इसमें संशोधन हो चुका है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मैंने दोनों इसलिए दिखा दी क्योंकि कई बार ये दिया रहता है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये भी है, लेकिन ये पुराना है, अब नया आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। भाई, जब पेमेंट होगी तो उसके लिए कुछ फिजिकल, कुछ वर्चुअल, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे हमने एक यूपीआई करके एक प्रणाली, एक सिस्टम बना दिया, तो इस सबको बनाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी एनपीसीआई के पास है। राइट, इतना आप समझ गए। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत भुगतान इंटरफेस को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? यानी कि अगर यूपीआई लागू हो जाता है, जैसे कि हो चुका है, तो कौन सा एक रिजल्ट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इमीडिएट आपको मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा आसान है? गरीब लोगों को सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण बहुत प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं भाई, हो तो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या इससे भी बेस्ट कोई ऑप्शन है? एफडीआई प्रवाह में भारी वृद्धि होगी। एकदम इररिलेवेंट स्टेटमेंट है, एफडीआई का और यूपीआई का कोई लिंक ही नहीं बनता, तो ये गलत हो जाएगा। डिजिटल मुद्रा लगभग 2 दशकों में भौतिक मुद्रा को पूरी तरह से बदल देगी। अगर स्टेटमेंट में ये रहता कि डिजिटल मुद्रा लगभग 2 दशकों में भौतिक मुद्रा को काफ़ी हद तक बदल देगी, इस बात की संभावना है, तो स्टेटमेंट ठीक होता। लेकिन पूरी तरह बदल देगी मतलब नोट एकदम खत्म हो जाएंगे, पूरा का पूरा कैशलेस इंडिया हो जाएगा, ये तो देखिए पॉसिबिलिटी नहीं है, है ना। पूरी तरह से आप सर्टेन थोड़ी है कि हो ही जाएगा, क्या पता ना हो, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका गलत हो जाता है। फिर कह रहा है ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। अब आप बताइए, जब आपकी पेटीएम वॉलेट में, अमेजन वॉलेट में, एयरटेल वॉलेट में यूपीआई आईडी डल गई है, अब आप कहीं भी जाते हैं, पहले क्या होता था, आपको हर एक जगह पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी का, उस पर्टिकुलर चीज़ का एक वॉलेट अपने पास रखना पड़ता, तो वॉलेट से वॉलेट पैसा आप भेज सकते थे। लेकिन जब से यूपीआई आ गया है, उन्होंने सारे बैंक अकाउंट को एक ही एप्लीकेशन पर लिंक कर दिया है, तो आपको अलग अलग वॉलेट रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे पेटीएम वाले अकाउंट में यूपीआई आईडी के माध्यम से मैं चाहे गूगल पे पे पैसा ट्रांसफ़र कर दूँ, चाहे फ़ोन पे पैसा ट्रांसफ़र कर दूँ, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँ, अब मुझे हर एक के लिए अलग वॉलेट रखने की ज़रूरत तो नहीं है। तो देखिए, ये भी बात ठीक है कि सब्सिडी वगैरह को पहुँचाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन ये तो और भी तरीके हैं ना, और ये एकदम इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं है, है ना भाई। सब्सिडी ट्रांसफ़र तो गवर्नमेंट बैंक अकाउंट खातों के माध्यम से कर ही रही थी, लेकिन हाँ, मोबाइल वॉलेट की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये इसका एक इमीडिएट इफेक्ट है, ये इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट ठीक होगा, ना कि ये वाला। राइट, तो इस तरीके से ना कई बार 2 ऑप्शन थोड़े ठीक लगते हैं, बट उनमें भी बेस्ट कौन सा है ये आपको चुनना रहता है, तो आपका जो है ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपने 4th टॉपिक की तरफ, वर्षा जल संचयन। तो देखिए, अभी दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को और स्थानीय अधिकारियों को मानसून के दौरान राजधानी में वर्षा जल संचयन की जो संरचनाएं हैं उनकी कमी से संबंधित अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। पिछले महीने हाई कोर्ट ने राजधानी में वर्षा जल संचयन संरचनाओं की कमी को उजागर करने वाली एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लिया था, और जिसके बाद अलग अलग सरकारी विभागों को नोटिस जारी किए थे, भैया ये काम ढंग से क्यों नहीं हो रहा है, ये जो कमियां हैं क्यों हैं, आप लोग कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, हमें बताओ। तो ये तो है जिसकी वजह से न्यूज़ में है। अब हमें पता होना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है क्या और किस किस टाइप से बेसिकली ये होती है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वर्षा जल संचयन या फिर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो दरअसल वर्षा, बारिश के पानी को
को इकट्ठा करने और बाद में उपयोग करने के लिए विशेष जल स्टोर करने वाली संरचनाओं का निर्माण करके इसको संग्रहित करने की एक तकनीक है। अलग अलग तकनीकों से, अलग अलग उपायों से बारिश के पानी को जब आप स्टोर कर लेते हैं और बाद में इसका इन फ्यूचर यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हो। ये ना केवल पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है बल्कि गिरते जल स्तर को भी रोकता है। अब इसके उद्देश्य क्या है? अपवाह हानि को कम करता है, जो पानी बहकर वेस्ट हो जाता है वो कम होता है। सड़कों पर जो पानी भर जाता है वो बच जाता है, क्योंकि पानी को आप किसी स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर रहे हो, वो सड़कों पे घूमता नहीं फिर रहा है। पानी की बढ़ती मांग पूरी हो जाएगी, जल पुनर्भरण करके जल स्तर को ऊपर उठाने का काम मिलेगा। जो ग्राउंड वाटर है जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जब आप पानी को स्टोर करके सिस्टमेटिक तरीके से उसमें भेज देते हैं, उस सतह पर बहकर वापस समुद्र में जाके खारा नहीं हो जाता, तो आप ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं। भूजल प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है, ये सारा बारिश का पानी सड़कों पर बहता है, गंदगी से मिलता है, नालियों में जाता है, गंदा हो जाता है। वहीं आप इसको अगर पृथ्वी के अंदर स्टोर कर देंगे या फिर आप इस जो सिस्टम है उसमें स्टोर कर देंगे तो ये साफ रहता है, ठीक है, और कमजोर मौसम के दौरान भूजल आपूर्ति का ये पूरक बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये घर है, ये घर की जो रूफ है इसको इस तरीके से बनाया गया है कि जो पानी है वो बहकर ऐसे जाएगा, इसको बोला जाता है कैचमेंट एरिया। फिर ये बहकर ये जो पूरी की पूरी ड्रेन वाली आपकी लाइन है इसके अंदर इकट्ठा होता जाएगा, यहाँ से बहकर ये पानी नीचे आएगा। नीचे आने पर यहाँ आपने एक स्टोरेज टैंक बना रखा है, इसमें ये पानी इकट्ठा होता रहेगा। यहाँ पे सैंपल लेने के लिए चेक आप कर सकते हैं, वाटर की क्वालिटी का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टोरेज टैंक है, यहाँ पे इसको फिर रीयूज कर सकते हैं या फिर फर्दर इसको आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए काम कर सकते हैं। पानी पी सकते हैं, इसका थोड़ा ट्रीटमेंट करने के बाद कपड़े धोने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इरीगेशन के लिए, अलग अलग कामों के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है, एक बेसिक मैंने पिक्चर दिखाई है जिसके माध्यम से रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। अब इसके देखिए अलग अलग प्रकार है, नाम अगर आप याद रख लेंगे तो तरीका पता चल जाएगा। जैसे सतह जल संग्रह सिस्टम, सरफेस वाटर, जमीन पर गिरकर धरती के निचले भागों में जो पानी बहकर वेस्ट हो जाता है उसको सतही जल वेस्टेज बोलते हैं। इसको गंदी नालियों में जाने से पहले अगर आप रोक ले और स्टोर कर ले और बाद में जो है बड़े बड़े ड्रेनेज पाइपों के माध्यम से कुआं, नदी, तालाब वगैरह में स्टोर कर दे तो ये बाद में पानी की कमी को पूरा करता है। एक छत प्रणाली रूफ सिस्टम होती है, जो पूरी पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको अभी दिखाई, वही आपका छत प्रणाली है। फिर आपके बांध होते हैं, बड़े बड़े बांधों के माध्यम से वर्षा के पानी को स्टोर कर लिया जाता है, जिसको बाद में गर्मी के महीनों में या बाद में जो है यूज किया जा सकता है। डैम सिस्टम तो आप पूरा जानते ही हैं। फिर आपका भूमिगत टैंक है, अंडरग्राउंड, इस पर क्या है, वर्षा को जल को एक भूमिगत गड्ढे में भेज दिया जाता है जिससे ग्राउंड वाटर की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए अगर सतह पर पानी रहेगा तो बाद में जब धूप निकलेगी तो वो क्या है, वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा, लेकिन जब आप उसको अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर कर लेंगे तो वाष्पीकरण नहीं होगा और पानी आपका बच जाएगा, ठीक है। फिर जल संग्रह जलाशय होते हैं, बहुत बेसिक प्रक्रिया है जिसमें पानी को छोटे छोटे तालाब बनाकर, कुछ गड्ढे बनाकर उसमें जमा किया जाता है। ये जो जल होता है ज्यादातर एग्रीकल्चर के कामों में यूज किया जाता है क्योंकि इस जल में पॉल्यूशन हो जाता है। ये हो गया, तो बेसिक चीज हमने समझी। अब देखिए जो रूफटॉप वर्षा जल सिंचन प्रणाली है ये किन कार्यों में हेल्पफुल है, तो पानी के आरओ उपचार पर निर्भरता कम करता है। ये स्टेटमेंट देखिए बारिश का पानी बहुत प्योर होता है, ये तो हमारा वातावरण प्रदूषित है जिसमें मिलने के बाद वो गंदा हो जाता है। रेन वाटर को एक बेसिक ब्लीच ट्रीटमेंट अगर दे दिया जाए तो पीने योग्य भी हो जाता है। तो इसका मतलब अगर आप पानी को स्टोर करके प्रॉपर तरीके से रखते हैं, उसका ब्लीच ट्रीटमेंट कर देते हैं क्लोरीन वगैरह के माध्यम से, तो आरओ पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तो आसान स्टेटमेंट है, ये समझ के रखिएगा। नालियों में बहाव कम हो जाता है, भूजल भंडारण बढ़ जाता है, मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे ही काम में देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, हेल्पफुल है। कौन सा सही है, सारे सही है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम चलते अपने पांचवें टॉपिक की तरफ, जो है रामागुंडम में फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है भी स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए एनटीपीसी ने हाल ही में तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट का तैरता हुआ जो सौर पीवी परियोजना थी उसका जो लास्ट
520 मेगावाट रह रहा था, उसका भी संचालन अब शुरू कर दिया है। ये भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है जो अब पूरी तरह से चालू हो गई है। रामागुंडम में 100 मेगावाट की इस परियोजना के संचालन के साथ ही जो दक्षिण क्षेत्र है, साउथ वाला एरिया है, उसमें तैरती सौर जो क्षमता है उसका कुल वाणिज्यिक संचालन कमर्शियल वाले की अगर बात की जाए तो 217 मेगावाट हो गया है। इससे पहले जो एनटीपीसी है उसने कुछ और परियोजनाओं पर काम किया था। केरल में कायमकुलम में 92 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा, सिम्हाद्री आंध्र प्रदेश में 25 मेगावाट वाली तैरती सौर ऊर्जा के वाणिज्यिक संचालन की भी घोषणा की थी। देखिए, रामागुंडम में ये जो सौर परियोजना है, ना सिर्फ इसमें उन्नत तकनीक का यूज किया गया है बल्कि पर्यावरण अनुकूल विशेषताओं से भी ये संपन्न है। मेसर्स भेल के माध्यम से ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण मॉडल के तहत इसको बनाया गया है। टोटल कॉस्ट आई है 423 करोड़ रुपए की और इस परियोजना जो है जलाशय के 50 एकड़ क्षेत्र में ये पूरी की पूरी फैली हुई है। ये इस परियोजना को 40 खंडों में विभाजित किया गया है। हर एक खंड की क्षमता है 2.5 मेगावाट। हर एक खंड में एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म है। हर प्लेटफॉर्म पे 11,200 सौर मॉड्यूल की एक सरणी होती है। तैरता हुआ जो प्लेटफॉर्म है उसमें इन्वर्टर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, एक एचटी ब्रेकर लगा होता है। सौर मॉड्यूल है एचडीपीआई यानी कि उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन की सामग्री से निर्मित जो फ्लोटर्स है जो तैरते रहते हैं उस पर रखे जाते हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से सबसे स्पष्ट लाभ तो यह है भूमि की न्यूनतम जरूरत पड़ती है। पृथ्वी एक कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो चुका है कि खेती के लिए ही नहीं मिल पा रहा, तो अगर हम पानी के ऊपर बना दें तो मतलब हमें भूमि की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, क्योंकि ये सौर पैनल तैरते रहते हैं तो जल निकाय में वाष्पीकरण कम हो जाता है। भाई, पानी को आपने पैनलों से पूरा ढक दिया है तो सीधी धूप नहीं पड़ रही है, धूप का यूज तो आप एनर्जी बनाने में कर ले हैं, तो पानी जो वाष्पीकृत होकर उड़ जाता था वो बच रहा है। इससे जल संरक्षण में भी आपको मदद मिलती है और हर साल लगभग 32.5 लाख क्यूबिक मीटर जल के वाष्पीकरण को रोका जा सकता है। सोलर मॉड्यूल के नीचे का जो जल निकाय रहता है, ये देखिए पूरा का पूरा आपका क्या है, एक सोलर मॉड्यूल है। इसके नीचे जो वाटर है, ठीक है, ये क्या है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। यहाँ का तापमान स्टेबल रहता है जिससे इसकी दक्षता और उत्पादन में सुधार होता है। इन सोलर मॉड्यूल की मदद से हर साल 1,65,000 टन कोयले की खपत से बचा जा सकता है और हर साल 2,10,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से भी बचा जा सकता है। ये इसके बेनिफिट्स है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बेसिक टॉपिक था। अब देखिए पर्यावरण की दृष्टि से तैरते हुए सौर पैनल के लाभ क्या क्या है। वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं, वाष्पीकरण की दर में तो कमी आएगी क्योंकि पानी की सतह क्या है, ढकी गई है, सीधे सूरज के संपर्क में नहीं आ रही है, तो ये गलत हो जाएगा। ईंधन की कम खपत होगी, सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कम उत्सर्जन होगा, ये भी बात ठीक है। न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होगी, ये भी बात ठीक है। हमने सारी चीजें आर्टिकल में पढ़ ली। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, पहला गलत है, दूसरा तीसरा चौथा ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने जो भी पढ़ा आज हमने ज्यादातर उस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखे कि कॉन्सेप्ट समझी, फिर उसकी एप्लीकेशन क्या है, फायदा क्या है, वो सहायता किस चीज में करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में जनरली पूछे जाते हैं। इस तरह से आप तैयारी करिएगा। और यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। थोड़े से लंबे टॉपिक थे, वीडियो लंबा हो गया, लेकिन सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।